Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में सॉरी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे केस स्टडीज डिस्कस कर रहे थे उसी का हम अब थोड़ी और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक्स बताए थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। इन सभी टॉपिक्स से केस स्टडी आ सकती है, तो उससे रिलेटेड आज कुछ और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे ताकि आपके वो चैप्टर, वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए केस स्टडीज पे आते हैं और पहले केस स्टडी से पहले हम इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें तो पहले जो उस पे क्वेश्चन है वो आप सॉल्व मतलब रीड कीजिए और फिर केस स्टडी को रीड कीजिए ताकि आपको आसानी से उसके आंसर्स मिल सके। ठीक है, इससे टाइम सेवर भी है ये एक तरह से, और जल्दी से जल्दी आप उस केस स्टडी को समझ भी पाएंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 के उसमें आया था, 2016 में आया था। ठीक है, 2016 में आया था। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी, नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव्स टू बैंक बोरोइंग्स दैट द कंपनी कैन यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस। ओके, तो कंपनी में कुछ क्राइसिस है, अब वो चाह रही है बैंक से बोरोइंग लेने का, लेकिन आप है कंपनी के फाइनेंस मैनेजर और आपको बताना है कि बैंक बोरोइंग ना करते हुए उसको, कंपनी को या कंपनी के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है। बैंक बोरोइंग ना करते हुए कंपनी के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है। आई होप आपने आंसर रीड नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम तक आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बट आपने आंसर रीड नहीं किया होगा आई होप। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्विब लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी ऑपरेटिंग इन द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में ये जो कंपनी है ऑपरेट कर रही है जिसका नाम है स्क्विब लिमिटेड। इट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो ओके, ये क्या करती है, एक्सपोर्ट का काम करती है। डीलिंग इन एक्सक्लूसिव शॉल्स, तो कश्मीर की जो शॉल्स है वो काफी फेमस है, तो उसमें ये डील करती है, उसका एक्सपोर्ट करती है। द फ्लड्स इन द वैली हैव क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी। अब उस एरिया में क्या होता है, फ्लड्स काफी आते रहते हैं और इससे कंपनी को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैनी क्राफ्टमैन एंड वर्कर्स हैव बीन डिसलोकेटेड। बहुत सारे क्राफ्ट्समैन और वर्कर्स जो शॉल बनाने का काम करते हैं वो डिसलोकेटेड हो चुके हैं। वो मतलब अपने उस एरिया में नहीं रहते जहाँ पे वो सब काम होता है, डिसलोकेट हो चुके हैं वो, है ना, सब दूर अलग अलग फैल गए हैं। एंड रॉ मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है शॉल बनाने के लिए वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि फ्लड्स काफी आते रहते हैं। द फर्म इज देयरफॉर अनेबल टू गेट एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। इस वजह से कंपनी को क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्शन साइकिल मतलब कि प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है ना, प्रोडक्ट बनाने का जो टाइम पीरियड है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि पहले रॉ मटेरियल आएंगे, फिर उस पर काम होगा, फिर वर्कर्स आएंगे, वो काम करेंगे, तो इसमें काफी सारा टाइम लग रहा है। तो प्रोडक्शन साइकिल हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, टू एड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the suppliers of raw material who were earlier selling on credit are asking the company for advance payment or cash payment on delivery। तो पहले क्या होता था कि कंपनी को क्रेडिट पे वो लोग ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे थे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से सप्लायर्स ने क्या बोला कि अब हम आपको उधार पर माल नहीं बेचेंगे, हम आपको या तो आप एडवांस में पेमेंट कर दो या फिर डिलीवरी पे कैश पेमेंट कर देना। ठीक है, तो कंपनी के सप्लायर्स ने भी यही बोल दिया कि भाई हम आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे आपके साथ। द कंपनी इज फेसिंग अ लिक्विडिटी क्राइसिस। तो इस वजह से कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है, उसके पास पूरा कैश अवेलेबल या सफिशिएंट कैश जो है वो अवेलेबल नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस है। द सीईओ ऑफ द कंपनी फील्स दैट टेकिंग अ बैंक लोन इज ओनली ऑप्शन विद द कंपनी टू मीट इट शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश। तो कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए
कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सीईओ को ये लगता है कि कंपनी ने क्या करना चाहिए, बैंक लोन लेना चाहिए। अब आप हो फाइनेंस मैनेजर, आपको बताना है कि बैंक लोन ना लेते हुए कंपनी को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या बनता है कि कंपनी को कमर्शियल पेपर रेस करने चाहिए या इशू करने चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरे बिजनेस से वो क्या कर सकता है, क्रेडिट परचेस एंड सेल कर सकता है, क्योंकि सप्लायर्स ने क्या बोल दिया है कि हम क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू बिजनेस क्या कर सकता है, दूसरे बिजनेस को अगर कमर्शियल पेपर देगा तो वो आसानी से क्रेडिट परचेस एंड सेल कर पाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर के थ्रू ऐसा हो सकता है कि कंपनी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करे और क्राइसिस भी रिजॉल्व होने लग जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर विकास मेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ IBM बैंक। ठीक है, तो बैंक के चेयरमैन है विकास मेहरा जी। द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, शेयर होल्डर्स वर हैप्पी एज द बैंक वॉज पेइंग रेगुलर डिविडेंड्स, द मार्केट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स वॉज ऑल्सो स्टेडीली राइजिंग। तो इन शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है वो काफी बढ़ रहा था। ठीक है, स्टेडीली, धीरे धीरे बढ़ रहा था। द बैंक वॉज अबाउट टू अनाउंस द टेकिंग ओवर ऑफ यूके बैंक। अब कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ले रही थी, कमा रही थी, तो कंपनी ने सोचा एक दूसरा बैंक जो है उसको टेक ओवर करेगी, दैट इज यूके बैंक। मिस्टर विकास मेहरा न्यू दैट द शेयर प्राइस ऑफ IBM बैंक वुड राइज ऑन द अनाउंसमेंट। अब ये अनाउंसमेंट होने से जो बैंक का शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, ऐसा किसको लगता था, मेहरा जी को लगता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank, क्योंकि वो उसी कंपनी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, ही वॉज एन इंटरेस्टेड पर्सन इन द बैंक, तो इस वजह से वो खुद तो उस शेयर्स को परचेस नहीं कर सकते थे। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज रिच फ्रेंड्स मुकुंद एंड आस्क्ड हिम टू इन्वेस्ट ₹4 करोड़ इन द शेयर्स ऑफ हिज बैंक, प्रॉमिसिंग हिम द कैपिटल गेन्स। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को बुलाया, उसने क्या बोला कि भाई इस बैंक में ना तू 4 करोड़ इन्वेस्ट कर दे और उससे तेरे को कैपिटल गेन भी होगा। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन होता है कि जब हम शेयर्स या फिर कोई असेट का सेल करते हैं। ठीक है, जब हम किसी असेट को सेल करते हैं, ठीक है, जब हम किसी असेट को सेल करते हैं उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये एक तरह की इनकम होती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, मेहरा जी ने बोला मुकुंद को कि तू 4 करोड़ इन्वेस्ट कर दे और मैं तेरे को कैपिटल गेन भी दिलवा दूंगा इस पे। एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द अनाउंसमेंट, अब अनाउंसमेंट हुई कि भाई IBM बैंक जो है वो यूके बैंक को टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, का टेक ओवर कर रहा है। ओके, एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द अनाउंसमेंट द शेयर प्राइसेस वेंट अप बाय 50%, तो शेयर का प्राइस बढ़ गया 50% से। एंड मार्केट प्राइस ऑफ मुकुंद शेयर वाज नाउ 6 करोड़, तो उसने 4 करोड़ लगाए थे और अब उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 6 करोड़ हो गया है। मुकुंद अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़, तो इसी को कहते हैं कैपिटल गेन, है ना। परचेस कितने में किए थे, 4 करोड़ में किए थे, अब मार्केट प्राइस कितना हो गया, 6 करोड़, तो ये जो 2 करोड़ हुआ ये क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ। जब असेट्स को हम बेचते हैं तो उस पे जो गेन होगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, 2 करोड़ का उसको प्रॉफिट हो गया। ही गेव ₹1 करोड़ टू विकास मेहरा, विकास को उसने कितने दे दिए, 1 करोड़ दे दिए और 1 करोड़ खुद के साथ रखे। ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बाय कंडक्टिंग इंक्वायरीज ऑफ द ब्रोकर्स इन्वॉल्व, अब इस ट्रांजैक्शन में जो भी ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे उनकी पूरी इंक्वायरी हुई, इंस्पेक्शन हुआ। सेबी was able to detect the irregularity, जो भी irregularities थी वो सेबी ने डिटेक्ट कर ली। ठीक है, सेबी imposed a heavy penalty on विकास मेहरा, तो विकास मेहरा पर सेबी ने काफी हैवी पेनल्टी इम्पोज की। क्यों, क्योंकि एक तो उसने बोला कि भाई मैं तो कैपिटल गेन करवा दूंगा, है ना। दूसरी बात यह कि थोड़ा पैसा उसने खुद के पास भी रख लिया, हालांकि वो इंटरेस्टेड पर्सन था तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी भी तरह से उस ट्रांजैक्शन में उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बैंक का चेयरमैन था, तो उसको किसी भी तरह से कंपनी में इन्वॉल्व नहीं, कंपनी के ट्रांजैक्शन में बैंक के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना था। तो इस वजह से सेबी ने उस पर
हैवी पेनल्टी इम्पोज की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, quoting lines from above para, identify and state any two functions performed by SEBI in the above case। भाई कोड भी करना है और मतलब कोड भी करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए गए सेबी के द्वारा। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है ये आया था 2016। ठीक है, 2016 में आया था ये। चलिए, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन का लाइन के कौन सी लाइंस थी, देखो रेगुलेटरी में ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑफ द ब्रोकर्स इन्वॉल्व, ये वाली लाइन जो होगी ये कौन सी होगी, रेगुलेटरी फंक्शन की। भाई ये जो ट्रांजैक्शन है सेबी उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्यों, क्योंकि ये जो विकास मेहरा पे हैवी पेनल्टी इम्पोज की गई है इससे बचाने की कोशिश करना चाह रहा था सेबी। अगर ये नहीं होता तो विकास मेहरा प्रोटेक्टेड रहता, लेकिन अगर ये हुआ है इस वजह से सेबी ने हैवी पेनल्टी इम्पोज की। तो अगर विकास मेहरा ऐसा नहीं करते तो क्या होता, सेबी इस पर वो नहीं करती है ना, पेनल्टी नहीं लगाती और विकास मेहरा प्रोटेक्टेड रहता, मतलब जो चेयरमैन है बैंक के वो। ठीक है, सो टू फंक्शंस कौन से हो गए, रेगुलेटरी फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो केस स्टडी है, अब पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउ केस नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। अच्छा, तो कैपिटल मार्केट का कोई सा सेगमेंट के बारे में हमें बताना है यहाँ पे। बीन अप्रोच बाय द कंपनी, जो कंपनी ने अप्रोच किया है। आइडेंटिफाई द टू मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। देखो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कि किस तरह से कंपनी उस मार्केट के थ्रू फंड रेज कर सकती है, दैट इज नोन एज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। तो यहाँ पे कोई दो मेथड है फ्लोटेशन की जो कंपनी ने यूज की है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके बीच में उनके बीच का हमें डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, तो पहले अब आते हैं केस स्टडी पे। इनकॉर्पोरेटेड इन 1990 राजू डेयरी लिमिटेड। 1990 में कंपनी बनाई गई और ये डेयरी लिमिटेड है, एक डेयरी की कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स ऑफ डेयरी बेस्ड ब्रांडेड फूड्स इन इंडिया। तो ये क्या काम करती है, डेयरी फूड का काम करती है। इन द इनिशियल ईयर्स इट्स ऑपरेशंस वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। तो जब इन्होंने शुरू किया तो ये सिर्फ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी एंड मिल्क कलेक्शन का काम करती थी। बट ओवर द ईयर इट हैज गेन्ड अ रीजनेबल मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश मिल्क, फ्लेवर्ड योगर्ट, आइसक्रीम, बटर मिल्क, चीज, घी, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने क्या किया, डिविजनल डाइवर्सिफिकेशन किया, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्होंने डील किया है ना। इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी बढ़ा दी है। ठीक है, फ्रेश मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम वगैरह वगैरह। ठीक है, इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल टू फाइनेंस इट्स एक्सपांशन प्लान्स। अब ये कंपनी और भी खुद को डाइवर्सिफाई और एक्सपांड करना चाहती है। Raju Dairy Limited has decided to approach capital market through a mix of offer for sale of ₹4 करोड़। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट अप्रोच कर रही है और कैपिटल मार्केट में ये एक तो ऑफर फॉर सेल ला रही है 4 करोड़ रुपए का और पब्लिक इशू ला रही है 2 करोड़ का। ठीक है, पब्लिक इशू ला रही है 2 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल ला रही है 4 करोड़ का। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं ये जनरली कहाँ पर यूज होती है दोस्तों, ये होती है प्राइमरी मार्केट में। देखो कैपिटल मार्केट दो तरह के होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह के का होता है। तो प्राइमरी मार्केट को अप्रोच करके कंपनी ये पैसा रेस कर रही है और मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कौन से हैं, दो है, एक तो ऑफर फॉर सेल और एक पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ऑफर फॉर सेल एंड पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल और पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस भाई डॉक्यूमेंट इशू करती है कंपनी और डॉक्यूमेंट इशू करने के बाद वो डायरेक्ट जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करती है। लेकिन ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, ऑफर फॉर सेल में कंपनी पहले किसी इंटरमीडियरी को करती है और फिर इंटरमीडियरी आगे
जनरल पब्लिक को करता है। तो इसी को मैंने आप एक वीडियो में समझाया है, दैट इज आपके जो ये प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला एक मेरा वीडियो है, प्लीज उसे चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा भी काफी सारे जो है हमने मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस किया है। आपको आई होप उस वीडियो से पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल एंड पब्लिक इशू या इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखते हैं इसको एक एक करके। विच फाइनेंशियल असेट इज इंडिकेटेड इन अबाउ केस, ठीक है, कोई फाइनेंशियल असेट है जो इंडिकेट हुआ है। फिर उसके बाद ऑन हुज बिहाफ डज द आरबीआई इशू दिस इंस्ट्रूमेंट, किसके बिहाफ पे आरबीआई ये इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, इस इंस्ट्रूमेंट को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, तो उसका रीजन बताना है। फिर व्हाट डज T91 डिनोट हियर, अब ये T91 जो उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा रहेगा वो क्या डिनोट कर रहा है, हमें ये भी बताना है। एंड व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल, तो कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का तभी वो वैलिड माना जाएगा, ये भी बताना है। ठीक है, चलिए। रमेश बाइज अ फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम द आरबीआई, एक फाइनेंशियल असेट खरीदता है रमेश आरबीआई से। द फाइनेंशियल असेट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि अब हमें देखना है मनी मार्केट में, मनी मार्केट में देखना है हमें कि भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फाइनेंशियल असेट है। ठीक है, ही हैज ब्रॉट इट बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक रिस्क एंड वांट एन अश्योर्ड रिटर्न, वो किसी भी तरह के रिस्क नहीं चाहता था इसमें, और वो एक अश्योर्ड रिटर्न चाहता था कंपनी, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे। द इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, हाईली लिक्विड है, मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसका हमें रीजन बताना है। ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिटर्न T91, T91 लिखा हुआ है इसमें। देखिए, अब जो ये इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई इशू कर रही है, आरबीआई कौन सा इशू करती है दोस्तों, आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा मेरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला, तो बताइए आरबीआई कौन सा इशू करती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो इशू करती है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। अब यहाँ पे ये जो T91 है दोस्तों, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, है ना, कि भाई टी का मतलब होता है ट्रेजरी, ट्रेजरी बिल। तो यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल असेट हो गया, दैट इज ट्रेजरी बिल। ठीक है, फिर किसके बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, है ना। नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, आरबीआई इशूज इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसका रीजन है कि इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन बाय बैंक ओपनली, बैंक ओपनली इंटरेस्ट रेट जो है वो अनाउंस नहीं करती ट्रेजरी बिल्स पे। ठीक है, तो द इंटरेस्ट इज इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन फेस वैल्यू, तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो फेस वैल्यू होता है ना उस पर आप क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो, और वही डिस्काउंट क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट। इंटरेस्ट रेट बैंक ओपनली अनाउंस नहीं करती है, ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट्स पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, व्हाट डज T91 डिनोट हियर, टी तो मतलब हो गया ट्रेजरी बिल, और 91 मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मैच्योरिटी पीरियड, इस केस में कितना है, 91 डेज का है। ठीक है, 91 डेज का है। अब मिनिमम अमाउंट पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट का एटलीस्ट अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 25,000 का, 25,000 का। अब अगर कंपनी इससे ज्यादा का रेस करना चाहती है तो वो 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू करेगी। ठीक है, 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू करेगी। ठीक है, 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबाउ केस, ओके। हाउ डज इंक्रीज सीआरआर चेंज द कैश रिक्वायरमेंट बाय बैंक, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो इससे बैंक की कैश रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो सकती है हमें ये बताना है।
वाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सपेंसिव क्यों माना जाता है, हमें ये भी बताना है। और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इस इंस्ट्रूमेंट का, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सभी अगर आप देखेंगे तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये इसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो भी मनी मार्केट से रिलेटेड ही होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इनके साथ इस इंस्ट्रूमेंट का एक इनवर्स रिलेशन है, हमें ये भी बताना है कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, धन समुद्रा इज अ बैंक विच नीड्स इमीडिएट कैश, इसको इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है। दिस हैज बीन द सिचुएशन सिंस द आरबीआई चोज टू इंक्रीज द सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने सोचा कि भाई जो कैश रिजर्व रेशियो है, मतलब जो पैसा रहता है ना बैंक्स के पास, उसमें से थोड़ा सा पैसा एज अ कैश रिजर्व बैंक्स को रखना पड़ता है। तो आरबीआई ने बोला कि ये जो सीआरआर है इसको अब इंक्रीज करना चाहिए। इट इज लुकिंग फॉर अदर बैंक्स टू मीट इट्स कैश रिक्वायरमेंट बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जो दूसरे दूसरे बैंक्स है उससे वो क्या कर रही है, बोरो करना चाह रही है, दूसरे बैंक से बोरो करना चाह रही है। ठीक, However, it resorts to very expensive source of fund. हालांकि ये जो source of fund है ये काफी expensive है। This source of fund has an inverse relationship with other sources of funds like commercial paper, certificate of deposits. देखिए, अब जब हम ये लाइन पढ़ते हैं कि भाई वो दूसरे बैंक से बोरोइंग कर रही है, इसका मतलब हो गया कि ये कॉल मनी है, क्योंकि इट इज अ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, है ना। जब एक बैंक के पास शॉर्टेज है तो दूसरा बैंक उसको फुलफिल करेगा। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया ये, कॉल मनी। अब जो सेकंड क्वेश्चन था सीआरआर कैसे वो उसको अफेक्ट करेगा, है ना, रिक्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। सीआरआर हेल्प अ बैंक टू कीप अ डिफाइनेट अमाउंट ऑफ कैश, की थोड़ा अमाउंट जो है वो रिजर्व में रखना है। दस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू गिव लोन्स इज रिड्यूस, दस रिड्यूसिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। इससे क्या होता है कि वो कम से कम बैंक्स जो रहती हैं वो कम से कम लोन्स दे सकती है, और इससे जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो भी कम होती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी जो कन्वर्जन है कैश में वो नहीं हो पाता, क्योंकि इतना कैश तो मार्केट में ही अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि बैंक्स की एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इंक्रीज रखोगे तो आपकी जो बैंक लोन्स देने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो दे कैन रिजॉर्ट टू कॉल मनी। ठीक है, फिर वाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड एक्सपेंसिव, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये होती है कि एक तो ये शॉर्ट टर्म नोटिस पे दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएटिंग रहता है। ठीक है, इस वजह से कॉल मनी इज एक्सपेंसिव। अब इसका इनवर्स रिलेशन हमें बताना है कि इसमें क्या इनवर्स रिलेशन है। देखिए, जब कॉल मनी के रेट्स इंक्रीज होते हैं ना, जब कॉल मनी के रेट्स इंक्रीज होते हैं तो बाकी के सोर्सेस जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, जब कॉल मनी के रेट्स में इंक्रीज आता है तो बाकी के जो सोर्सेस है उनका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उनका जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।